Okay, hi everyone. Am I audible? Oh, okay, let's start the session now if I'm audible. Let me introduce myself. पहले मैं कुछ बातें बोल देती हूँ अपने बारे में एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मेरे हिंदी में थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए बिकॉज हिंदी इज़ नॉट माई मदर टंग। तो पहले मेरा नाम है तो हर्षिता मेहतरा। I have secured All India rank 520 in the recently declared UPSC results 2025 और मेरा ये दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट है और पिछले इस अटेम्प्ट में मैंने तीनों फेसेस पास करके 520 रैंक लिया है और मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन विजयवाड़ा एंड देन आफ्टर दैट आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम वी आर सिद्धार्था इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज़ ऑल्सो इन विजयवाड़ा इटसेल्फ। सो बीटेक में मेरा बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड उसके बाद आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट। तो 4 years into this preparation and now I have secured this rank। पहले मैं अपना स्ट्रैटेजी बता देती हूँ जीएस पेपर्स का क्या करना है, प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो सब बता देती हूँ। उसके बाद आपके डाउट्स को भी एड्रेस कर दूँगी। पहले तीसरे 3 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई की थी तो इस बार थोड़ी चेंजेस की थी मैंने अपने प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी में। जैसे कि मैंने बहुत PYQs पे ही फोकस करना स्टार्ट की थी। पहले तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी बहुत लिखती थी बट इस बार आई फोकस्ड मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं पहले 10-12 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स लेके उसके बाद वो सब प्रैक्टिस करती थी और कितने गलत हुए कितने सही है वो सब एक बार जो भी गलत हुए थे ना वो सब मैं एक पेपर पे लिख देती थी और वो बार बार रिवाइज करती थी वॉट एवर वर रॉन्ग इन माई अटेम्प्ट्स। पहले अटेम्प्ट्स में कौन कौन सी क्वेश्चंस मैंने गलत की थी वो सब भी बहुत रिवाइज करती थी और क्यों गलत की है तब आई यूज़ टू फाइंड आउट कि पहले जो ऑप्शंस होता है ना 4 ऑप्शंस देते हैं हमें, क्यों एक ही ऑप्शन सही है और क्यों तीनों ऑप्शंस गलत है वो भी मैं एक बार इंटरनेट की या एआई की मदद से वो भी मैं एसर्टन करती थी कि वो क्यों गलत है और ये आंसर क्यों करेक्ट है। ऐसे मैंने प्रीलिम्स का बहुत इस बार मेहनत की है प्रीलिम्स के लिए एंड सीसैट के लिए मैंने ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देख रही थी सीसैट के लिए भी। जो सीसैट में हमें बहुत ज़रूरी ये है कि क्वेश्चंस जब हम देखते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंशंस या कुछ भी क्वेश्चंस जो भी हम देखते हैं उसके बाद वी हैव टू पिक अप दी लो लाइंग फ्रूट्स फर्स्ट। मैं आई वॉज वेरी गुड एट कॉम्प्रिहेंशन सो मैं कॉम्प्रिहेंशंस 25 आउट ऑफ 25 सब कुछ अटेम्प्ट करते रहती थी और उसके बाद जो कुछ भी मुझे लगता था कि ये सीसैट क्वेश्चन बहुत इजी है और मैं कर सकती हूँ वो पहले राउंड में मैं वो इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देती थी और उसके बाद जाके मैं क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आता है या दूसरे बार पेपर को देख के वो सीसैट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देती थी। ऐसे 3 राउंड करती थी मैं ईच पेपर को। तो उसमें वो 45 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशंस के लिए देती थी और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस के बाद मैं ईजीएस्ट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इजी है और मैंने प्रैक्टिस किया है वो मैं करती थी और उसके बाद तीसरे राउंड में जो क्वेश्चंस मुझे और अटेम्प्ट करनी चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए
और जो क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व कर सकती हूँ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी। और जीएस में भी हम यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है प्रीलिम्स पेपर के लिए। जीएस पेपर 1 में जब आप पहली बार एक बार फर्स्ट 5-10 मिनट्स में आप पेपर पूरा देख लो, मतलब फर्स्ट पेज से फर्स्ट क्वेश्चन से 100th क्वेश्चन तक आप पूरा पेपर एक बार देख लो। और उसके बाद आपको जब लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ तब वो क्वेश्चन कर दो और बबल कर दो यहीं पे। और ऐसे एक आइट्रेशन आप पूरी कर लो फर्स्ट, एंड उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में आप ऐसे क्वेश्चंस कर लो कि आपको आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ऐसे क्वेश्चन सेकेंड आइट्रेशंस में कर दो। और उसके बाद तीसरे आइट्रेशन में आप जो क्वेश्चंस हम लॉजिकल गेसिंग से कर सकते हैं ना, कि ये वर्ड में नन लिखा है तो ये नहीं हो सकता है, ऐसा क्वेश्चंस आप लास्ट में और तीसरे इटरेशन में करो। मैं आई यूज टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स पेपर। और व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर प्रीलिम्स, आप व्हेन यू प्रैक्टिसिंग फॉर प्रीलिम्स आप ऐसे स्ट्रैटेजी से ही प्रैक्टिस करना है। दोनों पेपर्स जीएस एंड सीसैट, दोनों पेपर्स इसी स्ट्रैटेजी से हमें प्रैक्टिस करना है। और टाइम लिमिट भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और बबल करना भी इसी टाइम लिमिट में करना चाहिए एग्ज़ाम में भी। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो तब भी हम ऐसा ही करना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए एक्सटेंसिवली आप पीवाईक्यूज़ पे ही फोकस करना चाहिए। और वो पीवाईक्यूज़ भी ऐसे फोकस करो कि वो क्वेश्चन की आंसर ये क्यों है और बाकी 3 ऑप्शंस क्यों आंसर्स नहीं है, और हम ये स्ट्रैटेजी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे प्रिपेयर करोगे तो पीवाईक्यूज़ भी आपको इजी लगने लगेंगे। और ऐसा मत करो कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर देख रहे हो, ऐसा प्रैक्टिस तो नहीं करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। एंड अब आते हैं मेंस की बारी है। जीएस पेपर्स में हम पहले जीएस 1, 2, 3, 4 का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एसए का, एंड उसके बाद हम ऑप्शनल पे जाएंगे। पहले जीएस 1, 2, 3, 4 में मुझे बहुत टफ जीएस 4 लगता था, एथिक्स का पेपर लगता था, क्योंकि वो एथिकल डायमेंशंस लाना और बहुत सारे थिंकर्स वो सब मेंशन करना पे आंसर्स में, और डिफरेंट केस स्टडीज़ को कैसे स्टडी करके उन पे कैसे थिंकर्स लिंक करना, वो बहुत मुश्किल लगता था मुझे। तो आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी, नॉट एवरी कीवर्ड, बट जो मुझे हार्ड लगता था उन सब कीवर्ड्स पे या उन सब टॉपिक्स के लिए आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर दिस जीएस पेपर वाइज। एंड जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार हमें कुछ इंट्रोडक्शंस, कंक्लूशंस या कोटेशंस वो सब अच्छे लगते हैं, तो आई यूज टू कलेक्ट ऑल ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू जीएस पेपर वाइज। अगर मुझे इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ कंक्लूशन अच्छा लगे तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स में वो कंक्लूशन लिख देती थी, और जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ वो कंक्लूशन को मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करती थी। तो आई यूज टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर सच थिंग्स। एंड 1 पेजेस जो हम करते हैं फ्रॉम आवर शॉर्ट नोट्स वो भी बहुत यूज़फुल है। जब हम मेंस एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तब रिवाइज करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं ये 1 पेजेस और शॉर्ट नोट्स। और वो कैसे बनाना है, वी शुड नॉट मेक शॉर्ट नोट्स इन आवर फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। हम फर्स्ट रीडिंग में एक नॉवल की तरह पढ़नी चाहिए बुक को, और दूसरी रीडिंग में हमें हाईलाइट करना चाहिए जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरे रीडिंग में तब हमें शॉर्ट नोट्स बनाना होता है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि तीसरे रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, और जब हम एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और हम रिवाइज कर रहे हैं तब उस शॉर्ट नोट से भी आप 1 पेजेस बना सकते हो। और वो भी मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब वो वोकैबुलरी और वो सेंटेंसेस वो बहुत सिंपल होनी चाहिए कि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में भी याद आ जाए।
ऐसे बनाना चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस उन सब के लिए तो आप निमोनिक्स बहुत यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिख रहे हो, तो बहुत काम आता है। एंड GS 1 2 3 के लिए, GS 3 के लिए हम जो पढ़ते हैं, मतलब मैंने लक्ष्मीकांत, या GS 2 के लिए लक्ष्मीकांत, वो सब हम पढ़ते हैं, पर जब मेंस की बात आती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। सो फॉर दैट आई यूज टू एक्सटेंसिवली यूज AI एंड ChatGPT, और उसके लिए भी इवन फॉर द मेंस वी हैव टू रिलाई मोर ऑन PYQs एंड प्रैक्टिस मोर ऑन PYQs। एक PYQ लो और आप आंसर राइटिंग कर लीजिए, और उसके बाद आप चाहे तो टॉपर्स कॉपी से भी आप मिलवा के देख सकते हो कि उनने क्या पॉइंट्स मेंशन किए, हमने क्या मिस किया है, ऐसे करेक्शन कर सकते हो, या ChatGPT का हेल्प भी कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अभी हम AI भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और आई वुड सजेस्ट कि आंसर राइटिंग के लिए आप रोज़ 1 घंटे, मतलब मार्च तक तो आप रोज़ 1 घंटे दे सकते हो मार्च आंसर राइटिंग के लिए। तो कंपलसरी आपको वो 1 घंटा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और वो 1 घंटे में आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चंस लिख देने चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे में एक क्वेश्चन लिख रहे हो, तो 1 घंटे में 3-4 क्वेश्चंस कवर करनी चाहिए। और 1 घंटा GS की आंसर राइटिंग के लिए रख दो, और 1 घंटे आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग के लिए रख दो। और अब ऑप्शनल की बारी आते हैं, तो मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम 2 पेपर्स थे। मैंने कोचिंग ली थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से आ रही हूँ, और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने कोचिंग ली थी, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो भी नोट्स वो देते हैं उससे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हमें करंट अफेयर्स भी ऐड करना है। और जब भी ये आंसर राइटिंग GS या ऑप्शनल या किसी भी आंसर राइटिंग में आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूनिक एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जब न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थी या पढ़ रहे हो, या आप न्यूज़ देख रहे हो, तब आपको एक यूनिक एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे कि ये एग्जाम्पल मैं इस GS पेपर में या ये एथिक्स वैल्यू में यूज़ कर सकती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करके एक बुक में नोट डाउन कर दीजिए, और जब आप मेंस की बारी आती है तो यू कैन डिवाइडेड बाय पेपर वाइज। GS 1 के लिए ये एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही एग्जाम्पल को हम डिफरेंट GS पेपर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रीलिम्स या मेंस के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि आप कम इंफॉर्मेशन पढ़ो, यू हैव टू रीड वेरी लेस इंफॉर्मेशन, बट उस इंफॉर्मेशन को आप कितने बार यूज़ कर रहे हो, कितने पेपर्स में कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, वो बहुत रोल प्ले करता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स को भी आप रिफाइन करके एक GS पेपर में यूज़ कर सकते हो, और ऑप्शनल पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करना भी आपको सीखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद ये आंसर राइटिंग टेक्निक्स में आई यूज़ टू यूज़ मोर ऑफ फ्लो चार्ट्स यूज़ करती थी मैं। ऑलमोस्ट एवरी अदर आंसर, एवरी अल्टरनेटिव आंसर या एवरी अदर आंसर में आई यूज़ टू इंक्लूड फ्लो चार्ट्स या किसी भी डायग्राम्स, क्योंकि वो स्पीड भी बढ़ा देती है जब आंसर लिख रहे होते हैं, और स्पेस भी हमें कवर हो जाती है उसकी वजह से, और इन्फॉर्मेशन भी हम ज़्यादा पोर्ट्रे कर सकते हैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स में। तो आई यूज़ टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ diagrams फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इवन इन दी ऑप्शनल पेपर्स ऑल्सो। एंड पबैट के लिए भी हम जब थिंकर्स या टाइमलाइंस दे रहे होते हैं, इट्स बेटर इफ़ वी ड्रॉ द टाइमलाइन इन अ फ्लो चार्ट डायग्राम, एंड देन उसके बाद हम पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। आई यूज़ टू फॉलो मोर ऑफ पॉइंट वाइज एंड these diagrams in the answer writing techniques। and answer writing में भी
दैट स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट कि पहला इंट्रोडक्शन है और बॉडी और कंक्लूजन. दिस स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिविएटेड एट एनी कॉस्ट for any part of the question. And in this mains exam, we do feel that after few questions, the last 4-5 questions, we always feel कि लास्ट 4-5 questions तो हमने इतने अच्छे से नहीं लिखा है जितना हम पहले 4-5 questions लिखे थे. इट्स नॉर्मल, क्योंकि सभी लोग ऐसा ही होता है. It's normal for everybody to mess up 2 or 3 questions in the means, so do not overthink about it. Just see if you are giving your best for all the 20 questions, and it is very important that you should finish the paper. You should not leave any question in mains, because every mark in UPSC counts, so do not leave any questions there. And उसके बाद जब रिविजन की बारी आती है तो it's a big burden for everybody to revise the concepts that they have already read. So as I've already mentioned before, मैं जो ये short notes बनाती थी उससे मेरा रिविजन बहुत easy हो जाता था, क्योंकि I used to revise from these short notes only. I did not take up the whole book again and revise again. जो कुछ भी हम हाईलाइट कर देते हैं सेकेंड रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में जो हम शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, उसी शॉर्ट नोट से मैं रिवाइज कर देती थी. और फॉर रिवाइजिंग ऑल्सो, जिस पैटर्न में हम पढ़ना शुरू करते थे उसी पैटर्न में हमें रिवाइज भी करना होता है. For example, in polity, I used to start, I did not start from the first chapter of historical linkages or historical acts and all of that. I used to start from the president chapter, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ती थी, उसके बाद पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सब पढ़ती थी. तो रिवाइज करने टाइम आ गया तो तभी मैं उसी ऑर्डर में पढ़ती थी. और रिविजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स और 1 पेजर नोट्स बहुत यूज़फुल होते हैं. और ऐसे बनाने में इट टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम ये बनाते हैं, पर इट विल बी वेरी यूज़फुल व्हेन यू आर रिवाइजिंग. सो रिविजन के लिए मैं ये शॉर्ट नोट्स बनाना, आई वुड सजेस्ट दैट थिंग. एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मेंस और प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ये सब हमें एक साथ करना है या अलग अलग करना है. आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स और मेंस आप एक साथ ही प्रिपरेशन करो. और इंटरव्यू जब हम मेंस लिख के अगस्त में हम मेंस लिखते हैं और नवंबर तक तो वो रिजल्ट्स आते हैं, तो उस टाइम यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ योर डैफ, उसका कीवर्ड्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. पर जब हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब वी शुड बी होली प्रिपेयर्ड. our personality should be very much improved, and उसके लिए हम different books पढ़ना है या different hobbies follow करना है, वो सब it is suggestible even from the start. मतलब सिर्फ इंटरव्यू के लिए हम हॉबीज़ या वो सब डेवलप करना या वो सब मेंशन करना, it's not we cannot do that. You cannot own a hobby in just 2-3 months and present it like you have been doing it for the past some 10-15 years in the interview. So you have to develop your personality as a whole for this journey to be successful in the end. So interview की बात हम अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर के बाद कर सकते हैं. मेंस के बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट रोज़ आप अपनी हॉबी या फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल पीस रखना और थोड़ा मेडिटेशन करना, वो सब अभी से, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से वो एक हैबिट बना दीजिए कि एक आपकी हॉबी के लिए भी 1 घंटे देंगे अपने प्रिपरेशन के अलावा. तब देन इट विल बी ईजी फॉर यू व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू फेज टू प्रोजेक्ट योर हॉबीज़, एंड योर ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी उससे. एंड ये सब और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जब हम चूज़ कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल, डोंट गो फॉर मार्क्स, डोंट सी दी मार्क्स की इस ऑप्शनल में इतने मार्क्स हाईएस्ट थे इसीलिए मैं ये ऑप्शनल लूँगी, ऐसा सोच मत रखना. क्योंकि ऑप्शनल इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कैरी फॉर द होल जर्नी ऑफ योर यूपीएससी. So whenever you are choosing your optional, always go with your gut feeling
about what you like and what you think you can study and put more effort into it. क्योंकि there is a chance that even if you are taking a very high scoring optional also, you might get less marks in that. But even if you are taking an optional where getting good marks is very difficult, but if you love that subject and if you have put more hard work and smart work into that subject, it is possible that you can give your best in that subject and get the highest ever marks that somebody have scored in that optional. So जब भी आप optional choose कर रहे हैं तो always go with your interest and जो आप with your gut feeling and with what you like, not with the trends of marks and all. एंड जब एन की बात आती है तो आई वुड सजेस्ट कि एन जब पहले आप 10th-12th का एन पढ़ लो, पॉलिटी, इकोनॉमी और अगर आपके ऑप्शनल के भी एन हो तो वो भी पढ़ लो. और आपको इफ़ यू थिंक दैट दीज 10th-12th एन आर ऑल्सो टू मच फॉर यू, ओनली देन गो फॉर 6 for reading from 6th class NCRTs. Otherwise, I feel from 10th-12th NCRTs are enough. And if you think you are understanding them well, then go for standard books and then practice on test series, answer writing, and go on like that. This is what my strategy has been throughout the process. Now I'll address your questions. Please comment down your questions. Okay. I'll address the questions whatever I have received अभी तक in the comments. For economy मैंने शिवन सर का कोर्स ली थी, Dr. Shivan Chaudhary from Sadhya IS. I have taken that economy course from sir. I think that course is enough because sir has done the work very holistically. Even for prelims and mains मैं वो content पढ़ती थी. अगर इसके अलावा पढ़ना है तो आई थिंक विवेक सिंह सर्स बुक इज़ ऑल्सो गुड बुक दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. उसी से भी आप पढ़ सकते हो. और इकोनॉमी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ट्रेंड्स एनालाइज कर पा रहे हो और नहीं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स. और इकोनॉमी मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा. जब क्वेश्चंस आते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तब इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई, उन सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आपको आंसर राइटिंग करना होगा. इससे आपकी इकोनॉमी में मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, बट आई थिंक मैंने शिवन सर की कोर्स से बहुत सीखी थी एंड आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर मी. इट वाज इनफ फॉर मी. एंड thank you for everybody who have wished me congratulations. I think I've covered the part about subject revision. About subject revisions, these one-pager notes and the short notes are very much useful. और यह आप सिर्फ हाईलाइट भी कर सकते हो जब आप रिवाइज कर रहे हो. You don't have to read the whole book again. You only have to read the highlighted parts again, and you can even stick a sticky notes type on the on that page, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि उस पेज में कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको रिवाइज करना है और आप बार बार भूल जाते हो. वो एक स्टिकी नोट्स कर दीजिए उस पेज के ऊपर, और जब रिवाइज करो तो सिर्फ वो स्टिकी नोट्स रिवाइज करना है, ऐसा बनाइए वो स्टिकी नोट्स. और जब हिस्ट्री स्पेक्ट्रम आते हैं तो उसमें समरी होता है. what I used to do is उसी समरी के नीचे भी मैं लिख देती थी कि वो चैप्टर में कौन सा पॉइंट्स मुझे रिवाइज करना है. एंड आई यूज टू इवन स्टिक अ स्टिकी नोट्स ओवर देयर कि अगर इस समरी के ओवर एंड अबाउट दी समरी वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दैट चैप्टर, उसी समरी के नीचे लिख देती थी. और आई यूज टू, एंड बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस आई यूज टू जस्ट रिवाइज दैट समरी पार्ट एंड गो.
और रिवीजन में भी आप राउंड्स रख लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आप पूरा बुक पढ़ते हैं, सेकेंड राउंड में आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, थर्ड राउंड में आप PYQs और टेस्ट सीरीज में जो भी गलत होते हैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एंड देन इवन इफ यू आफ्टर ऑल these PYQs, if you think you are still lacking in some points, then you should go back and revise those points again, not the whole book. बुक से नोट्स करना आई फील इज़ ज़रूरी, क्योंकि for me it was an easy process to revise the whole book again, and it gave me a kind of confidence that I have read the book. अगर मैं पूरा बुक पढ़ना शुरू कर देती रिवाइज करने टाइम, तो आई वुडेंट हैव फिनिश्ड द सिलेबस, एंड ऑल्सो आई वुडेंट हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई फिनिश्ड रिवाइजिंग. सो वो कॉन्फिडेंस के लिए भी और टाइम सेविंग के लिए भी नोट से बुक से नोट्स पढ़ना करना बहुत ज़रूरी होता है. मेरी दैट्स माई ओपिनियन. And MCQ aptitude through PYQs, I have already addressed that thing. You should also think why the other options are not correct and this option is correct, and you should always look for stop words in the sentences or statements. Like sometimes when they give data, it might be a wrong statement, or sometimes we get phrases like none, no in some statements. So you have to go through those statements very carefully, and those statements you have to read it twice or thrice, and only then, if you surely know that there is no such species in the world, only then you can mark that question as correct. So always look for such stop words and such words where you can find out the wrong option. जब हम प्रीलिम्स देते हैं, तो प्रीलिम्स में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वी फाइंड आउट दी correct option in the first go. We should first filter out the wrong options, then we can easily reach the correct option. So, and for mains, कभी कभी लक्ष्मीकांत, तो I think Lakshmikant sir, whatever the book he has written is a very great book for polity. It is enough when it comes to prelims, but for mains we have to read a little extra. For that I used to refer to Atish Mathur sir's MCN notes, जो mains conscience notes देते हैं sir. I used to refer those for mains, so you can use them. और else market में भी बहुत सारे books होते हैं, but I do not have much information on the other books. I used to refer to sir's books. Or and about the motivation part, I think motivation से ज़्यादा I think discipline is more important in this exam. And if you have a discipline structure of waking up every day and getting to the table and studying for 8 hours daily, I think that will make you, that is the best motivation you can get. You have to be motivated to be best and better than yesterday. That will make the exam process easier for you, and consistency भी उसी से develop होगा. Motivation, I feel that from listening to toppers or else कुछ ना कुछ जो movies होते हैं motivational movies, वो सब देख के motivation आती है. I think that is short lived, but discipline and consistency से जो motivation आती है to be better than yesterday, these motivations are more long lasting for me. And I think if you develop those, you don't need even motivation. You'll just go with the cycle and go with the flow that I have to wake up, study and give the exam and crack the exam. Coming to public administration optional, I have taken coaching from Lukman IS. That was back in 2022 when I took that course. But उसके बाद I worked extensively on it. I made very short notes on it to revise each and every chapter. उसके बाद standard book से भी I used to add some thinkers references and all of that. And examples के लिए भी मैं I used to follow the current affairs extensively. And वो current affairs जो public administration में के किसी भी chapter या किसी भी thinker से link होते हैं, वो I used to add up in the notes itself and then revise extensively public administration. और answer writing practice के लिए I relied more on PYQs of public administration. And
टेस्ट सीरीज की जब बात आती है तो आई थिंक गिविंग 1 or 2 टेस्ट सीरीज इवन फॉर प्रीलिम्स और मेंस इज फाइन, but giving more test series and not focusing on PYQs is a blunder that nobody should make. uh, Whenever you're giving prelims, I would suggest you can just take 1 or 2 test series which you feel is fine in the market. And when you're taking that test series, if you take more, you cannot focus on one test series and give your best in that exam. अगर अगर आप सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज ले रहे हो या एक दो ले रहे हो, it's better, there'll be better focus on that test series, and आप एग्जाम और एल्स कितने गलत हुए क्वेश्चंस उन पे भी ज़्यादा फोकस कर सकते हो. तो लिमिट योर टेस्ट सीरीज नंबर्स एंड PYQ पहले आइट्रेशन में आप PYQs कर दीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लीजिए, because it will be a practice for you to practice in the exam environment, and also new questions आएंगे. तो टेस्ट सीरीज लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ज़्यादा मत लेना. और and optional key marks, I think these are very subjective. Optional या कुछ भी marks, prelims, mains, interview, whatever marks we get in this exam are very subjective. What one gets, if I follow a strategy and I get 300 marks in the optional or else in any other GS subjects, or 200 in the interview, if you follow the same strategy, and even then you cannot be guaranteed that you will get the same marks. It depends on individual level of capabilities and individual level of understanding of the subject. आप मार्क्स के पीछे मत जाइए, आप कितना क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आंसर्स लिख पा रहे हो उसके पीछे आप भाग सकते हो अगर चाहिए तो. Be focused more on quality aspect, because and quantity also. Don't forget to write any question, don't leave out any question in mains, and try to add more quality to your questions, try to mention more thinkers, try to interlink both the papers of the optional, both paper 1 and paper 2. कई बार हम ऐसे कर देते हैं कि we link paper 2 concepts with paper 1, जो हम because paper 2 is more application oriented, so we link paper 1 thinkers with paper 2. But I followed a strategy where I used to link paper 1, paper 2 ideas, or else paper 2 concepts with paper 1 also. Whenever I used to write about a thinker or else any other disadvantages of so and so system or something, I used to give examples from paper 2 जो मैं यूज़ कर सकती हूँ. वो पेपर 2 की एग्जाम्पल्स या पेपर 2 की प्रॉब्लम्स वो ये पेपर 1 में लिंक कर देती थी. तो आई थिंक दैट विल बी अ यूजफुल थिंग कि आप एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि आपकी हॉलिस्टिक नॉलेज है, आप दोनों पेपर्स लिंक करके लिख सकते हो. तो ऑलवेज लिंक बोथ द पेपर्स और PYQs पे प्रैक्टिस कर दीजिए. तो एंड इफ़ एवरीथिंग गोज राइट एंड if your strategy and आप बहुत अच्छे लिख के आए तो 300 is not deal, you will definitely get it. और DAF में achievements की आप अभी चिंता मत कीजिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. You can even achieve in the meanwhile, you can achieve something in the meanwhile and then mention it in the DAF also. So wait till you finish your mains. For now focus on prelims and mains, and when you finish your mains in August, you can think about it. You will still have 2-3 months to think about those achievement section. And I mean even if we have an achievement, an extraordinary achievement in our DAF, and we don't have a personality to defend that achievement, then also we can lose marks. So don't be disheartened that you do not have any achievements. Then if you look properly and closely, you might have some achievements in your life, and that would be enough. If you present it with a good personality and good communication skills, that would be enough for the interview. For the syllabus, take the original syllabus that was posted on the UPSC website. Take it and you have to analyze it by your own self. That is what I would suggest. जो मतलब
whatever others says, it is in others point of view, and whatever the strategy they say is what they have followed, but it is not necessary कि वो strategy आपके लिए भी work हो जाए. So I would suggest you take up a copy of the syllabus and analyze it yourself, how well you are good in that GS paper, और कब तक आप प्रिपेयर्ड हो उस GS पेपर में, एंड कितना सिलेबस आपका हो गया है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एनालाइज इट योर ओन सेल्फ, एंड देन आप उसके लिए यू कैन इवन टेक दी हेल्प ऑफ AI एंड ChatGPT these days. So you can use it and get more information about other topics on these things. And as many people also suggest that you can even make a keyword based one pages for every keyword in the syllabus. That would also be very useful. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने कोचिंग का नोट्स पढ़ी थी, और उसके बाद थिंकर्स के लिए प्रसाद एंड प्रसाद, वो बुक भी बहुत यूज़फुल है. और PYQs के लिए भी आप किसी भी पब्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ही है. पर आई वुड सजेस्ट टेक द ओरिजिनल PYQ पेपर्स ऑफ that are already hosted on the UPSC website, and उस PYQ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. टेस्ट सीरीज एनालाइज करना बहुत बड़ी चीज़ है, इवन इन PYQs ऑल्सो, sorry, even in prelims stage also. In prelims stage, what you can do is when you have attempted a test series, you can take up what is the correct option and what are all correct and what are all wrong, and you should also make a separate folder या separate page for questions that you have guessed and those are correct. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने गेस करी होती है कोई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आंसर्स, और वो करेक्ट हो जाता है, but then while we are checking, we only check the wrong options and leave those options out. But who knows, I mean, if they get repeated in the exam, you might not get those answers correct again. So आप guess करें whatever the questions you have guessed, make a list of those questions also, and find out the actual reason why that is the correct option, not because of the guessed options. और ऐसे की स्ट्रैटेजी के लिए there are different ways to approach an essay, and the most important thing when you are attempting the essay paper is choosing the essay topic that you are going to attempt. That is the most important thing. और आप don't go for ego when you are attempting the questions, even in prelims or even in mains. In the essay paper, choose the question that you feel you can attempt well, and you have more number of examples to quote in that essay, and you should always prepare an essay introductions and conclusions beforehand. Now we cannot guess every essay topic, but आप एक 10-20 लिस्ट का एक इंट्रोडक्शंस और कंक्लूशंस का लिस्ट बना के रखिए, और when you see that question in the essay, whatever you think you can use these introductions and conclusions well in that topic, choose that topic and write that topic, and also focus more on brainstorming an essay. Whenever you see an essay, you should not jump to writing first. You should brainstorm what to write and what is the strategy that you have to follow in that essay, and then attempt the question. Do not go and write the essay as it is. What happens is then you get stuck in the middle, that what to write next, or where should I connect this part to the next part. So to avoid such things in the essay, you have to brainstorm first and brainstorm the whole structure that you are going to write, even the examples that you are going to quote at each and every step. Then I think आपकी essay writing में
कनेक्शंस होना भी ज़रूरी है. फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द अदर पैराग्राफ यू हैव टू कनेक्ट द पैराग्राफ्स ऑल्सो. दोज कनेक्टर्स वो सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड for basics of essay, I refer to Anudeep Durishetty sir's book on the fundamentals of answer writing and essay, that I have read and that has been helpful in the initial stages of essay writing. उसके बाद मैं मुदित जैन सर का भी क्लासेस फॉलो करती थी फॉर एसे एंड एथिक्स. वो भी बहुत अच्छे होते हैं. एंड करंट अफेयर्स के लिए भी फर्स्ट पहले तो आई यूज टू रीड दी PT365 एंड सच मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स. उसके बाद आई यूज टू मेक दीज शॉर्ट नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. बट आई थिंक इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ. इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और उससे नोट्स बना रही हूँ, या सिर्फ वो PT365 या कोई और मैगजीन पढ़ रही हूँ. इट शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ. मेक इट अ पॉइंट टू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग भी बहुत इवॉल्व होती है. मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में, even in the main stage and the interview stage also. So multi-dimensional thinking, and when you're reading the editorials, observe how the writers are writing those introductions and conclusions, how the editorial is flowing from one paragraph to the other paragraph. कैसे वो linkages बना रहे हैं, कैसे वो connections बना रहे हैं, and how holistically they are covering from each and every aspect, and how they are analyzing a single issue. So editorial से आप ये skills learn कर सकते हैं and use it in your answer writing things. And for current affairs you have to make a mix of both. I used to read the newspaper every day, and उसके बाद जब exam pass आ रही थी तो I used to take up any magazine, current affairs magazine जो मुझे अच्छे लगते हैं. I used to take up a current affairs magazine, and I did not read fully the current affairs magazine. You just have to read the part where why this topic is in news, and first you have to revise the static part. अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज द स्टैटिक पार्ट, then take up that magazine, and you don't have to read the static part that is mentioned in the magazine, everything. I mean, they give a whole thing where static is there and also current affairs. Because you have revised the static part before, you just have to look at the points where why is it in news and how it is going to affect the future, and और कौन से फ्यूचर थिंग्स होंगे इस टॉपिक में. ऐसा कर दीजिए तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा. और रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए आई यूज टू रीड एवरी डे फॉर 8 hours. जब नॉर्मल टाइम में 8 hours पढ़ती थी, और जब एग्ज़ाम पास आ रहे थे तो आई यूज टू रीड फॉर 10 to 12 hours. So in these 8 hours, for 6 hours I used to read whatever the targets I had for the exam for that day. मतलब या GS ऑप्शनल ऐसे कुछ भी जो उस डे का टारगेट्स होता था, आई यूज टू रीड दैट. एंड इन द नेक्स्ट 2 hours, the last 2 hours, I used to 1 hour I used to do any answer writing practice, and 1 hour I used to revise and also make a plan what am I going to do tomorrow. और जब हम अगले दिन उठते हैं, the first thing I used to do is I used to revise whatever the things I read the previous day, and then jump into the targets of this day. तो ऐसे भी रिवाइज कर सकते हैं आप, या 2-3 दिन के बाद आप वो 2-3 दिन का जो भी आपने पढ़ रखा है वो सब भी रिवाइज कर सकते हैं. तो रिविजन का वो स्ट्रैटेजी रहेगा. और आंसर फ्रेम कैसे करना है, ये पहले इन द स्टार्टिंग स्टेजेस इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. सो आई वुड सजेस्ट you should first practice the introduction, body, conclusion. You have to practice the structure of the answer first. उसके बाद आप कंटेंट का बोझ लीजिए. मतलब डोंट जज योर कंटेंट राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ आंसर राइटिंग.
first get accustomed to the structure of the answer writing, how to frame an introduction, how to frame a body, how to frame a conclusion. और body में जो भी आप लिखते हो, always make sure to use side headings and headings that are either directly taken from the question or else those are linked with the question, और side headings का use कर दीजिए. और I used to follow the point wise strategy. Very rarely I used to write in paragraphs. I used to write in point wise, and also in the body itself. I used to draw any diagram or flow chart at the before the conclusion, and in the conclusions make sure you are linking it with any if it is polity, if you should be linking it with DPSPs or else any other fundamental rights or any other constitutional values that you can think of in that question. और इकोनॉमी में लिख रहे हैं तो you can link it to विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, so that it makes a good impression to the examiner that you are thinking about the future like a future bureaucrat. And in the introductions also, in optional it is good if you can start a question with a thinker or else a thinker's quotation or thinker's point of view on that question. Or I would suggest from the newspapers and such things, from whatever resources you have, the introduction and conclusions, it is good if they are catchy, if they are interesting to the examiner. He will be more excited to read the answer to. So whatever quotations you have, whatever thinkers you have related to the question, always and always mention them in the introduction. And in the body, if they are asking about problems about anything, always make sure to write a small part about solutions also. So it gives a holistic approach or holistic perception to the examiner that you are thinking not just about the problems but also you are concerned about giving solutions to. Consistency and all, it only comes through practice. You have to make up your mind that if you want to reach the goal that you have set for yourself, you have to be consistent, that you have to read, you have to wake up every day and read. And for consistency, make weekly plans, monthly plans, and then 2 monthly, 3 monthly plans. And for these weekly plans, always after each week you can just go back and see how many hours of study you have put into in that week. And you can even go back and see how many targets you have reached in that week. For me personally, if I did not reach any target in the previous week, it used to be a little stressful on me that I haven't studied properly in the previous week, and that was my motivation to study even more this week. So that can be a useful technique for motivation and to also to ensure consistency. And for CSAT also, we should be focusing on more on previous year questions. That is a non-negotiable thing in CSAT. And always pick the low-lying fruits which are easy to solve. वो पहले सॉल्व कर दीजिए. उसके बाद do not get stuck on a single question in CSAT. That is a mistake most people make. So do not get stuck and keep going on one question. If you are not getting a question, leave it, come back to it at the end and then do it. Leave that question for now and go to the next question. And whatever things you can, whatever questions you can solve easily within some 30 seconds, 40 seconds, do it first, and then थोड़ा lengthy questions बाद में कर दीजिए. और do not leave any questions, do not leave any topics while you are preparing for CSAT. Don't make topics optional कि मैं बाद में करूँगी या I don't think questions will not come from this topic or something like that. Always and always be prepared for the worst and be prepared for the worst possible thing. Then when something good happens, it feels even more good. तो आप सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करके ही जाइए. इवन फॉर प्रीलिम्स, मेंस, कुछ भी टॉपिक्स छोड़ मत देना और क्वेश्चंस भी छोड़ मत देना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम कुछ टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं तो वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक्स में द एक्चुअल पेपर में आ जाते हैं. तो बी केयरफुल अबाउट दैट. बी केयरफुल टू कवर द होल सिलेबस व्हाइल यू आर डूइंग. एंड मॉक्स की जब
I would suggest that you should not give more thought about the marks you're getting in the mocks even during the prelims or mains phase. आप I used to be more concerned when I get low marks when I'm practicing on PYQs. आप जब आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको लो क्वेश्चंस एक्यूरेसी कम हो रहा है या मार्क्स कम हो रहा है, तब यू शुड बी कंसर्न ऑन मार्क्स. इट माइट बी दैट सम मार्क्स आर जेन्युइनली हार्ड एंड मार्क्स में जो भी मार्क्स आता है वही फाइनल मार्क्स नहीं होते हैं, बट at the same time you should not be very negligent of the marks that you are getting in mocks also. See why are you lacking in those things which keep a track of your accuracy in different subjects, which subject you are having more accuracy and which you are having low, and find out the reason why you are getting low marks. Maybe because it is due to lack of knowledge or lack of accuracy, या आप याद नहीं आ रहे जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है. वाई इज इट? गो आफ्टर द रीजन, नॉट द इफेक्ट. गो आफ्टर द कॉज. ये जो मार्क्स आपको आ रहे हैं वो इफेक्ट है, बट कॉज क्या है यू हैव टू फाइंड इट योर ओन सेल्फ, एंड उस कॉज के लिए आप वर्क कीजिए, हार्ड वर्क एंड बोथ स्मार्ट वर्क. Find out the reason for why you're not being able to get good marks even in any test series or anything, and then work on it, and finally you can reach your goal, and you can also qualify whatever exam you have to be. And my sources have been the general standard books that everybody have been studying. For polity I studied Lakshmikant for prelims, and for mains I have added additionally the MCN mains concise notes that were given by Atish Mathur sir. It is available on sir's Telegram channel, and if there are any other questions, otherwise I can end the session. Okay, about the prelims short notes. For example, in Lakshmikant book, if we take the chapter of Parliament, it is a huge chapter. आप मतलब ये भी आपको you have to take this also in concern when you are making short notes, that whether you are writing the whole book again or not is also an important topic while you are making these short notes. Only make short notes for topics which are very bulky and huge. For example, this Parliament chapter is a very huge chapter, and if you have to revise it well before you are giving your prelims exam, it is difficult because it is almost around 20 to 25 pages. So what I used to do is I used to stick either a sticky notes on every paper, or else every 2-3 papers. I used to have a sticky notes in the book itself, and I used to write down the most important things in that page on that sticky notes. And while revising, I used to revise that sticky notes only. Otherwise, you can even make your handwritten short notes also. But make it after you have finished your third reading, and also after analyzing the previous year questions also. Then you can find out what topics are important, what are not important, and based on that things you have to make your short notes. Don't make short notes for each and every topic or each and every subject that you come across. Only make short notes for things that you think are very important, or in terms of PYQs you think that these topics are repeating and you can't remember them properly. Only for those things you have to make a short notes. And वो शॉर्ट नोट्स भी मतलब नाम ही सजेस्ट करता है कि वो शॉर्ट नोट्स है, तो यू हैव टू ईदर बी वेरी शॉर्ट इन वॉट एवर यूर राइटिंग. बहुत कम लिखना है उस शॉर्ट नोट्स में. यू कैन यूज़ निमोनिक्स फॉर इट, और यू कैन यूज़ डिफरेंट short forms that you have created for your own revision. That would be much more useful. That would be useful for you to remember well. Short
शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो या निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो या फ्लो चार्ट्स जैसा भी बना सकते हो फॉर हिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग. सो you can try out different things for these making short notes and notes, and stick to one thing that suits you the most. For PYQ books with explanations, first of all, जब आप PYQ attempt करते हो and when it goes wrong, you have to see from whatever the books you have already read, like the standard books that we have already read. You go back to the books that you have read and find out whether you can find that answer there or not. If you find that answer there and you did that question wrong because you haven't revised well or you have a lack of knowledge, only then go back to the PYQ's explanation. Always and always see from wherever you have studied, go back to that book and find the answer from that book. Only if you do not find that book answer in the standard book or else any other book coaching notes that you have read, then look up at the PYQ explanation. That would be useful, because if we are reading the PYQ explanation again, it would be a huge task and it will take up more time also. Okay, then are there any other questions? Yeah, for PYQs and the mocks also, it's the same process. If you are not able to find the answer from your own notes or from your book that you have already studied, only then you go for mocks keys or else the PYQ keys. Otherwise, you can just look it up from your own book. And these to shorten these PYQs explanations of mock keys, you can again use the help of ChatGPT and AI, or else just look into the most important concept in that mock key they have given, and you can even look it up in the Google or in the internet and read about it rather than reading those keys. No, that is not what I have meant. We should just try to find out why are these questions not the why are these not options not the correct option. That's it. We do not have to make notes on each and every option of PYQs. We just have to see why is it not correct and why the correct option is the correct option. You have to find out the reason behind it, and the thinking pattern is what you have to analyze. Then you will be accustomed with the thinking pattern of UPSC. Then you can find out easily in the actual exam how a question or how an option is framed. So you just look up at the options and why they are correct or why they are wrong, and that's it. You don't have to make notes on each and every option of PYQs. अगर हिस्ट्री की बात आती है तब यू कैन जस्ट लुक इट अप वाई द हिस्ट्री ऑफ दैट ऑप्शन, और इफ इट इज़ एन आर्टिफैक्ट व्हाट इज़ इट एंड हाउ इज़ इट लिंक्ड और हाउ वाज इट इन यूज, ऐसा देख सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक नोट्स. For prelims preparation, till March, January, February and March, I used to study for 8 hours a day, and after that from April and May, I used to study for 10 to 12 hours. The before day itself, I used to plan what I am going to do the next day, the targets for the next day, what I am going to study, and I used to take up a subject. For example, it's ancient history or else any other subject, environment or any other thing. First, I used to revise the basic books that I've already read.
if I have already made a short notes for that book, I used to just revise the short notes, attempt the PYQs on that thing, and whatever questions I have gone wrong, I used to again go back and revise those topics from my book itself. If I find any question is new, I used to sit down and just research on why, what are those new topics that I have left off, and then I used to move to current affairs. So I used to study in slots of 2 hours. For every 2 hours, I used to take a break, and at the end of the day, generally I used to keep it for revision, or else for attempting PYQs. 1 hour for PYQs at the end of the day, and 1 hour for revision and planning for the next day. Uh, for modern history, revising for any history topic, revising is the only key that we have, and revision through short notes, which is what I did, is the only way I feel is better to remember things. And for modern history, I have referred to the Spectrum, the standard book, Spectrum, and there in the summary itself I used to note down any other important points from the chapter and revise that summary very extensively. I mean, बार बार वो summary revise करती थी, तो I have to remember very less information because I'm just reading that summary every time, so वो याद हो जाती थी. And you can even make ये flash cards also. You don't have to buy fancy flash cards from the market. You can make it by your own at home also. आप एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस एक छोटा सा पेपर पे लिख दीजिए, और पीछे आप बहुत लाइटली उसका आंसर्स भी लिख लीजिए. आपको मतलब देख के it should not be visible to you, the answer should not be visible to you, but because you can't go and find out the answer every single time for whatever the questions you have written there, it's important that you can just write down with a very light pen on the back of that flashcard the answers also, and through these flashcards you can revise whenever you are feeling bored of reading any other subject. You can just take up these flashcards and revise. If you are not getting any answer on that flashcard, then you can go back and revise that topic again. For history, revision is the only key to remember concepts, and you can even use techniques like linking these history topics or dates or personalities with any things that you see around yourself. For example, I used to link important dates, for example the Quit India movement date, with birthdays of somebody in my near family or friends. ऐसा linkage भी कर सकते हो, या निमोनिक्स बना सकते हो ऐसा. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन रिमेंबरिंग एंड रिवाइजिंग हिस्ट्री because it's a bulky thing and it's very huge also. So are there any other questions? Yes, I did prepare for my state PSC also. I have given 2 group 1 interviews in my state. I belong to Andhra Pradesh, so APPSC interviews I have given twice, but unfortunately I could not get into the final list, and for that I used to devote some time before mains and prelims of my state PCS. Baki time I used to study for UPSC. And sleep, I did not compromise on my sleep or food much during the process. I used to sleep for at least 6 hours during the exams, and normal times I used to sleep for 8 hours. And for CSAT, if you think you're lagging behind very much, because I've come from engineering background, I used to practice on PYQs, and YouTube में जो भी free resources available होते हैं, that was enough for me. But if you think you need classes, taking classes is also not a bad thing. You can try those also. And I would suggest कि आप YouTube पे भी जो free resources available होते हैं CSAT पे, वो भी देख लीजिए, और जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, you can follow those things. Otherwise
कुछ कोचिंग का भी आप मतलब आप मार्केट में कौन सा अच्छा है, यू कैन फाइंड आउट दैट एंड टेक क्लासेस ऑल्सो. So I guess I have addressed all your questions. If there are any unaddressed questions, you can ask, or otherwise we can close the session. Self studying. For self studying, generally we do take a test series or something, or practicing from PYQs. To while you're correcting your mains papers or your mains answer writing things, those things you can do it by yourself, but you have to be very impartial while you're doing your own correction, because sometimes we think it's a better good answer writing, good answer, or it's a good introduction, but while self studying we might not be aware of the different answers or different multi dimensions that can be included in the answer. For that, you can take up the reference of the toppers copies that are available in the market, or any test series mock model answers that they give, and then analyze your answers comparing with it, and then you can do it for self correction or self study. Okay then. Okay. The mistakes that I made that I would suggest other people should avoid are uh, not focusing much on previous year questions. Second thing is not trusting yourself more while you're preparing for this exam. We do have self-doubt every single day. We wake up and we think whether we can do this or not. But always trust yourself that you are capable of doing it, and you can do it. So that confidence and that trust in yourself will be portrayed in the exam, even at every stage of the exam. So and also neglecting physical health while preparing for this exam. So I would suggest people should avoid such things while you're preparing. Be focus, please, and please focus on your physical and mental health as well. Trust yourself that you can do this and you are capable of doing this, and also focus more on the thinking pattern and thinking strategy rather than just practicing questions or practicing answer writing. Develop your thinking pattern, develop your analyzing capability, how to analyze questions, how to analyze a issue from holistically from multi-dimensional point of view, and also focus more on your personality development as well, because at the end in the interview, personality is what matters. So focus more on personality and communication skills also. First, take up the NCERT books from 10th and 11th and 12th. Study them, and if you're not able to comprehend those books, only then you have to revert back to 6th, 7th and 8th books. Otherwise, if you are good and if you can understand those 10th and 12th books, then it would be fine. And studying from library, that is an individual choice whether you're studying from a library or else you're studying from your room. It depends on how your mind and how your body is accustomed to and work. So it's an individual choice, you should decide for it. And okay, and I guess I would suggest that you should first enjoy your college life also. Focus more on your college life and getting good grades in your college also, because that is also important. And when you have finished your graduation, or
maybe in your third year or second year you can then focus on UPSC preparation, and getting a single digit rank or else getting good rank in this UPSC, the exam itself is very uncertain and subjective. Nobody can guarantee you the correct strategy how to achieve that rank. Just trust whatever you have been following, whatever you have been studying, and if everything goes well, you can qualify this exam. Um, for prelims, 60 days before prelims, mostly we have to focus on revision from the last month itself. You can follow a strategy where before 1 week of the exam, you can take up one subject per one day. If we are having the exam on Sunday, on before Sunday itself, Sunday, Monday, Tuesday, like that, for each day you can take up one subject and revise the things that you feel difficult in that exam on that day, the PYQs and the answers from the test series, whatever have gone wrong. Those 7 days, you have to finish all the subjects, all the important subjects that you have been revising. On that single day, you have to finish revising your short notes, your PYQs, your current affairs. So you can plan like that. And for essay and other answer writing, I have already mentioned before the strategy that I followed. To improve an essay writing, focus more on how to interpret the essay topic, how to think it from a multidimensional view, how to add more unique examples in that essay, and maybe please go through your essay, or else you can get it corrected by any of the previous year toppers, or else any coaching institute also, and make sure where you are going wrong. Either it is the linkages part, or else the interpretation part, or else your writing part. Where it is going wrong, you have to go through the cause for it, and then you can correct it. I do not have any official Telegram channel as of now. For answer writing also, to improve your answer writing skills, first I would suggest that you have to work on your thinking part. If you are thinking in mains, what happens is, if you have to think very fast and then execute it on the paper as well. So you have to work on the thinking part first when you are writing the answers. If you think you can finish the paper in 3 hours itself, you can just practice on writing, writing down the whatever you're going to write in the introduction, a short note, and then whatever you're going to write in the body, and whatever you're going to write in the conclusion. You can just note down the important keywords and such things, and then work on the structure. So divide the answer writing part into 3 parts: the content part, the examples part, and the structure part, and analyze where you are going wrong and where you need to improve by comparing it with any other toppers test series or answers, and then I guess that would be enough. For GS subjects, I guess it takes, it depends on individual aspect. It might take some 6 months for anybody to complete all the static part and then go to current affairs or any other specific part like mains or prelims. It depends on individual aspects, so I cannot really comment on that. The mindset shift, I would say, is trusting ourselves, that if we are doing it, if we are giving 100% in this exam, and if we are giving this 100% in whatever we are doing and reaching our targets,
maybe not this attempt or not the next attempt, but sometime, someday or sometime we will reach our goal. Even if this is not what I meant for, I will do something much more greater than this or better than this, even if I don't qualify that this exam, because this UPSC exam is just a part of life. There is so much life apart from this exam also. And while we are starting this exam preparation, we make UPSC our whole life, so it makes us more difficult and stressful while we are giving these exams, that what if I don't qualify, and what if I don't end up being an officer in the end. So such things haunt us more. When we think that this exam is part of life and life is more about balance and living it happily and healthily, I think that brings a mindset shift in us also, that we should give our 100% in whatever we are doing now, and leave the rest to God, and leave the rest to the universe. If you have worked hard for it, and if it is meant for you, it will reach you anyway. So that thing. And you can even practice journaling and positive affirmations in the morning. That is also a very useful thing. You can journal your journey and also find out what are the things, negative things that are popping up in your mind, and work on it. I have already talked about the mistakes that I made in the previous attempts, and how did I rectify it. It was because I did not have the right strategy or right approach to the exam, that I feel it was because of that I could not qualify prelims. I was confident about mains and interview, but prelims may I focused more on reading more information and not revising more. This year I focused on revising more with less information and focusing more on PYQs. That made the difference, I guess. So I guess I've addressed all the questions very comprehensively. And last but not the least, I would like to thank the UPSC Time India channel for giving me this opportunity to interact with aspirants. And I would like to thank for all the aspirants who have participated in this question, in this session, and actively asked me questions. So okay, I'll just take one last question and end the session. The three mistakes that we should strictly avoid during this UPSC preparation is don't gather more books or more information. Uh, Focus more on reading the books again and again what you have already read. Don't go for books just because somebody has referred to it, and they have no, they felt that this book is good, so they suggested you to try this book. Don't go for such things. Don't change your sources very frequently. Always have a standard set of sources, and then revise them very properly. Focus more on revising. And second thing is practicing more on PYQs. That is the most important thing. And third thing, the mistake is having self-doubt, and not being consistent in the preparation is a third mistake. You have to be consistent. At least if not if you're not able to study 8 hours a day, at least study for 3-4 hours a day, every day. I mean, study for 3-4 hours, and then the next day you can increase the hours to 10. So don't leave any day without studying. So always start your day with at the table, and trust the process and trust what you're doing. I think these three mistakes would be costly during this preparation. For CSAT, I have already discussed the strategy in detail in the previous discussion, so you can refer to this video again. You can find out my strategy from there. Even from studying from 11th class, I have already addressed that question also, that first you have to be
careful about your college and your college time also. Get good grades in your college, study well and enjoy in your college also while you're in your second, third years, or if you're going for engineering in your third, fourth years, you can start preparing from there. Otherwise, I don't think, I mean, preparing from such a long time will also make you will also give you fatigue. So I would suggest that thing. So apart from that, thank you everyone who have taken part in this discussion and have asked the questions. Thank you. I'm ending the session. Thank you. I've already discussed that thing from 11th class. I mean, if you want to really read it, prepare for it, start with NCRTs. And apart from that, when you're in your third, fourth years, you can start with your standard books and then go for test series or else PYQs and such things. First, focus on your mental, physical health, your college life. Enjoy that too. Get good grades in your college. And meanwhile, you can just be revising or else studying the NCRTs, and you can just find out the basic details about this exam. How is this exam and different stages of this exam. Get a basic understanding, and then you can start it off after your college. Okay then. Thank you everyone. Thank you for the session. Thank you.